अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं डार्क लव सागा बाय वहीबा फ़ातिमा सीज़न 3 पार्ट 9। 2-3 दिन से वो उसके साथ थी और उसे मेंटली तौर पर शेर खान और उसकी बीवी का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। वो लैपटॉप के सामने बैठी तेज़ी से कीपैड पर उंगलियां चलाती काफ़ी नहमाक से अपना काम कर रही थी। मुंह में सिनेमन चबा रही थी जिसकी आदत उसे अहान, अरशन और खज़र से पड़ी थी। ग्लासेस बालों में अटकाए, ब्लैक ट्राउज़र, पिंक टी शर्ट में ब्राउन बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए वो एक वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम में घुसी उसे हैक करने की कोशिश में थी। सब्ज आंखों में जहानत की चमक थी। बालों की आवारा लटे जूड़े से जुदा होकर मलिह खूबसूरत चेहरे पर झूल रही थी। तभी एक भूचाल सा आया था। जी जी, वो लाउंज में अपने टॉय से खेलता चिल्लाया था। फलजा ने एक सर से सांस खींची। अब क्या हुआ दशू? उसने बुलंद आवाज़ में पूछा। ये गेम बहुत ही बोरिंग है जी, उसने रोनी आवाज़ में कहा। उफ, फलजा ने अपना माथा पीटा। वो अपना काम कर चुकी थी। फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए खज़र को ओके का सिग्नल भेजा और लैपटॉप शट डाउन करती उठी। वो बाहर आई तो वो कार्टूनों वाली शक्ल बनाए मुंह फुलाए बैठा टॉयज़ के बीच खुद भी नमूना ही लग रहा था। व्हाट हैपेंड नाउ? उसने करीब आकर नरमी से पूछा। ये सब गेम्स बहुत बोरिंग है। दाशु को जी के साथ गेम खेलनी है, वो मुंह बनाकर बोला। कौन सी गेम? फलसा कर रहा उठी। जी इतना सारा वक्त करती है ना। उसने अपनी बाहें फैलाकर जी के काम का तूल अर्ज बयान किया। तो दाशु जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बस जी के साथ एक टिकटॉक बनाएगा। उसके नए शोशे फिर फलसा को गश पड़ते पड़ते बचा। और दाशु को ये टिकटॉक का आइडिया कहाँ से आया? वो दांत पीस कर मगर नर्म लहजे में पूछने लगी। कल मैं जब शेला के साथ पार्क गया था तो उधर बॉयज़ और गर्ल्स बना रहे थे ना, तो हम भी बनाएंगे उसी सॉन्ग पर जिस पर वो लोग बना रहे थे। कम ऑन जी, मोबाइल निकालो। वो अब ज़िद्दी होने लगा था। कौन सा सॉन्ग था? फलसा ने सर सांस खींच कर बोला। वो कोई पंजाबी गाना लहरा लहरा कर गाना गाने लगा। फलसा कहकहा लगा कर हंस पड़ी। यूं जियान बस करो कि मेरे कानों की पर्दों की बैंड बजाओगे। वो दांतों तले लब दबाकर बोली थी और ये हसीन तरीन मंजर किसी ने अपनी निगाहों के जरिए अपनी रूह में उतरता महसूस किया था। व्हाट जी, मैं इतना गंदा वाला गाता हूँ जियान जितना? दाशाब को सदमा ही तो लगा था। अच्छा, अब ड्रामेबाजी बंद करो। आशी की कॉल आई है, हमें खान विला जाना है। अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक लंच के लिए कुछ गर्म कर लूँ। मगर जी टिकटॉक? वो खान मेंशन बनाएंगे, वो झिंझलाकर बोली और इस लीचड़ बंदे से जान छुड़ाई। अब की बार वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया था। आज 2 से 3 दिन के बाद उसने दाशाब को शेर खान और उसकी बीवी का सामना करने के लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। वो किचन में जल्दी से लंच के लिए पैकेट फूड गर्म कर रही थी। वो खाना गर्म करके अब उसका इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो पैर पटकती उसके वॉशरूम तक आई थी। दाशु, यार कौन लगाता है बाथरूम में इतनी देर? आखिर तुम करते क्या रहते हो इतनी देर तक बाथरूम में? वो बाहर से चिल्लाई। अंदर वो जो बाथरूम में हर एंगल पर खुफिया कैमरे सेट कर रहा था बुरी तरह चौंका। अपना काम अधूरा छोड़कर बाकी सब चीज़ें अपनी सीक्रेट पॉकेट में छुपाकर फिर जल्दी से शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हुआ। वॉशरूम में ही हैंग हुए अपने कपड़ों में से सब्ज रंग की नेकर और सुर्ख रंग की टी शर्ट पहनकर बाहर निकल आया। उफ़ो जी, मैं बाथटब में कितना एंजॉय कर रहा था, सब मज़ा ख़राब कर दिया तुमने। वो झिंझलाकर बोला और उसके करीब चला आया। फलसा ने उसको सर तपा देखा। हा 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 हा। फलसा पेट पकड़कर हंसने लगी। वो मबहूस सा उस हंसी की जलते रंग में खो चुका था। सब्ज आंखों में हंसी से आई हल्की नमी की चमक एक इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। जी हुआ क्या है? वो संजीदगी से पूछ बैठा। दाशु, तुम्हारी ये ग्रीन नेकर और रेड टी शर्ट बी लाइक चड्डी पहनकर फूल खिला है। हा 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 हा। फलसा हंसी से लोटपोट होती अब उसकी टी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी, जबकि हंसते हुए उसके सीने पर अपना सर रखा था। वो एक गदास वजूद की सांसों में उतरती महक महसूस कर अपना सांस तक रोक गया था।
और ये उससे बिल्कुल बेइख्तियार सरजद होने वाला अमल था कि उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे थे। फलजा की हंसी थमी थी। यू आर अ बैड गर्ल। तुम दाशु का मजाक उड़ा रही थी, राइट? दाशु ने आईब्रो उचकाई। और तुम बहुत ही क्यूट बॉय हो और मुझे अच्छे लगने लगे हो, उसके गाल बच्चों की तरह खींचते हुए बोली। उसकी एक गुर्बत, उसकी ये लम्स किसी के दिल और जज्बों को एक अजीब से एहसास से दो चार कर रहे थे। यू मीन कि दाशु पहले जी को अच्छा नहीं लगता था? वो मुंह बनाकर बोला। मगर उसकी निगाहों में जाने ऐसा क्या होता था कि फलजा चौंक चौंक जाती। नहीं, पहले भी अच्छे लगते थे, बट अब ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। फलजा ने उससे अपने दिल की बात बताई थी, क्योंकि वाकई वो जाने क्यों उसे बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अजीज हो गया था। और अब ऐसा क्या हुआ है? अपनी दानिश में दाशु ने समझदारी से पूछा। अब तुम मेरे हबी बन गए हो ना? वो अब शरारतन उसकी नाक खींचकर मजाक में बोली थी, मगर नहीं जानती थी कि ये मजाक, ये शरारत सामने वाले ने कितनी सीरियस ली है। वो उसकी जानिब देखे गया, वैसे भी उसके हाथ फलजा की कमर की नरमाहट महसूस करने में मगन थे। फलजा ने ज़रा से पाँव उठाकर उसकी नाक पर अपने लब रखे। व्हाट इज़ दिस? वो पूछ बैठा। जो अच्छा लगता है उसे किस कर लेते हैं ना। फलजा ने उसे पते की बात बताई। अचानक दाशाब ने झुककर उसके लबों पर एक ज़ोरदार किस की थी और फ़ौरन पीछे हटा। फलजा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। वो जी भी दाशु को बहुत अच्छी लग रही है ना? तो एक किसी दाशु ने भी जी को कर दी। वो इत्मीनान से अपनी किस की वजाहत देने लगा। फलजा फ़ौरन उससे दूर हुई थी। चलो भाई, हमें निकलना है। मैं ड्रेस निकाल देती हूँ, चेंज करके बाहर आ जाओ। तुम्हारे बदले तो बहुत डेंजरस होते हैं, वो झिंझिला कर बोली और अपने लब रब करती ड्रेसिंग की जानिब बढ़ गई। जाने कैसा शिद्दत भरा लम्स था कि वो अंदर तक हिल चुकी थी, जबकि वो अब इत्मीनान से खड़ा उसकी पुश्त को देख रहा था। उसकी बेचैनी गहरी निगाहों से आबरोज किए गया। दूसरी तरफ वो शेर खान की आंखों में आंखें डाले इत्मीनान से उसके सामने खड़ी थी। ए लड़की, कौन हो तुम? उसने भरपूर एक्टिंग की। मिसेस दाशाब अंसार खान हूँ, फलसा ने इत्मीनान से कहा। आयशा और उसकी मम्मा भी वहीं मौजूद थी। दाशाब उसकी पुश्त के पीछे तकरीबन छुप कर खड़ा थर थर काँप रहा था। ये सुनकर शेर खान को जैसे पतंगे लगे थे। क्या बकवास कर रही हो लड़की, होश में तो हो। और क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का कि तुम दाशाब अंसार खान की बीवी हो? तो चिल्लाए थे। फलसा ने एक पेपर उनकी जानिब उछाला। ये निकाहनामा है और अब दाशाब के डैड के दिल के मुताबिक मैं इस की लीगल वाइफ होने के साथ साथ इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। तो जितना मुझसे धीमी आवाज़ में मुखातिब होंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। फलसा सोफे पर बैठते टांग पर टांग जमाते हुए कहा। और अगर मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूँ कि दौलत के लालच में तुमने मेरे भतीजे को फांस कर उससे शादी कर ली, तो क्या करोगी? शेर खान का लहजा हतकामेज था। ये तो आप अपनी नीयत और इरादे बता रहे हैं ना अंकल। वैसे फिर भी आपकी तसल्ली करवा देती हूँ कि मैं क्या करूँगी। दाशु, बताना ज़रा कि तुम पुलिस अंकल को क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कि बड़े पापा और बड़ी मम्मा मुझे परेशान करते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे और स्टोर रूम में मुझे बंद भी कर देते थे। सिर्फ जी ने मेरी हेल्प की और सिर्फ जी मेरा ख्याल रखती है, वो जल्दी से और तेज़ी से बोला। शेर खान ने खूंखार निगाहों से उससे घूरा। फलसा ने कंधे उचकाए। ये केस तो मेरे हक में रहेगा अंकल जी, मगर कुछ लोग अपनी खैर मनाएं, क्योंकि काले करतूत और किए गए गुनाह कभी नहीं छुपते। एक ना एक दिन आपके गुनाह आपके मुंह पर मार दिए जाते हैं और तब होता है मकाफाते अमल का दौर शुरू। फलसा का लहजा मानी खैस था। उसने साफ शेर खान को गड़बड़ाते नोट किया था। वो दोनों मियाँ बीवी तनफन करते वहाँ से जा चुके थे। फलसा आयशा आकर फलसा से लिपटी। थैंक यू सो मच यार, तुमने वो कर दिखाया जो मैं करने की कभी भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। और मुझे दाशाब भी पहले से काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद लग रहा है। आयशा ने उसके कान में सरगोशी की थी और सरखुशी से दाशाब की जानिब देखा। ये बात सुनकर कोई बुरी तरह गड़बड़ाया था। ये क्या कह रही हो भला? 3-4 दिन में सेहतमंद जादू से हो गया? मैं इसे ऐसे ही लेकर गई थी यहाँ से। फलसा ने उसके माथे पर चपतसी करके कहा। अच्छा, फिर लगता है मैं ही इसे देखकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। आयशा मुस्कुराई। तभी फलसा का फ़ोन रिंग हुआ था। वो चौकी फ़ोन यस करके कान को लगाया। 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया। आयशा, मुझे जाना होगा, फलसा ने उठते हुए कहा। किधर? घर? क्यों? डैड ने बुलाया है। दिया मिल गई है, मगर वो अजीब बिहेव कर रही है, इसीलिए बाबा और हम सब उसे मिलने जा रहे हैं। मैं जल्द वापस आऊँगी, तुम दाशाब का ख्याल रखना। कोई गड़बड़ हुई तो बस आधी बेल दे देना, मैं समझ जाऊँगी। वो उठकर जाने लगी। जी
किधर? वो बेचैन हुआ और उसका हाथ दबोचा। ज़रूरी काम है दाशु, जाना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, राइट? वर्षा ने उसका हाथ थपथपाया और उसने सर इस बात में हिला दिया। वो उसको निगाहों से ओझल होने तक देखते गया। अर्शन धीमे कदमों से चलता इस कमरे में दाखिल हुआ था। कल उसने उस पर हाथ उठाया था जिसके लिए बरसों माही बेआब की तरह तड़पा था, जिसे पल पल दुआओं में अपने लिए वापस मांगा था। हर रात जगा गवा था। हर चढ़ता दिन के अर्शन महाबीर हफीज़ की मोहब्बत को उरूज ही आया था। कभी उसमें कमी नहीं हुई थी। आपका मनपसंद शख्स पूरी कायनात में आपके लिए ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि पूरी कायनात उसी के गिर्द महुए रक़्स होती है। और दिया तो अर्शन का सूरज थी, और अर्शन एक ज़मीन की मानिंद कि अपने मदार के गिर्द बरसों चक्कर लगाता रहा, मगर अपने मदार से कभी 1 इंच भी इधर उधर ना हो पाया। और कल वो उस पर हाथ उठा गया। हाथ टूट नहीं गया अर्शन महाबीर हफीज़ का, तभी अब वो हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था कि वो इस हाथ को जाने क्या सज़ा दे चुका था। अर्शन ने देखा वो सो रही थी। इस वक्त वो नहीं सोती थी। वो उसे चेक करने जल्दी से बेड के करीब आया। अना कहती है छोड़ दे उसे, इश्क कहता है उस पे सब कुर्बान। वो बेड के करीब आया। वो दाएं करवट पर लेटी हुई थी। अर्शन की ख्वाहिश थी उस मुख्तलिफ किस्म के रंग पहनते देखने की, मगर वो इस सफ़ेद सर्द से रंग में ही खुद को कैद किए हुई थी। वो बेड पर उसके करीब आहिस्तगी से बैठा। दाएं गाल जो अर्शन के सामने थी, जितनी शिद्दत से तमाचा पड़ा था, सुर्ख और नीले निशान अब तक गाल पर कायम अपने होने का अर्शन के जुनून का शिकवा कर रहे थे। अर्शन ने नरमी से उन निशानात को छुआ था। उसे लगा था जब वो उसे ढूंढ लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने इतने बरसों का इंतज़ार का बदला उससे सूद समेत वापस मांगेगा। उसे पूर अपनी मोहब्बत के समंदर में डुबो देगा। अपना जुनून, अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। वो आज भी ठीक वहीं, उसी जगह, उसी मकाम पर खड़ा था जहाँ उसे ढूंढने से पहले था। उसकी मिसाल सहराओं में सदियों से भटके उस मुसाफिर की मानिंद थी, जिसकी निगाहों के सामने बरसों के बाद ठंडे मीठे शीरी पानी का चश्मा हो और वो उसमें से एक घूंट भी ना पी सके। बल्कि वो जालिम तो सिरे से उस निकाह को ही रद्द कर चुकी थी, जिसका ये मतलब था कि अर्शन का अब उस पर कोई इख्तियार नहीं था। वाकई इस निकाहनामे की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं रही थी। अर्शन की निगाहों का फोकस अब वो गुलाबी लब थे जिनका जाम पीने को मर रहा था, मगर वह जालिम बेहिस लड़की उसको बुरी तरह धुतकार रही थी। अर्शन ने बिल्कुल बेइख्तियार होते नरमी से झुककर उसके गाल को अपने तशनाली होठों से छुआ था। वो मुसलसल उसके गुलाबी नर्म गदाज गुलाब की पंखड़ी से लबों को देखे गया। इन लबों का लहू न पी जाऊं, अपनी तिश्ना लबी से खतरा है। ये वही लम्हा था जब दिया की आंख एक अनचाहे दहकते लम्ह से खुली थी। अपने इस कदर करीब उसे देख दिया की जान निकल गई थी। वो सहमी हिरनी सी निगाहों से उसे देखती बिजली किसी तेजी से उठकर उससे दूर खिसकी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। हमारे करीब आने की जुर्रत भी कैसे की है आपने? वो फीके लहजे में गुर्राई थी। मेरी हिम्मत और जुर्रत अभी आपने देखी ही कब है मोहतरमा। दिखाने पर आ गया तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। अर्शन ने बेड से उठकर खड़े होते उस पर खफीफ सा तंज किया था। हमें आपसे नफरत है। आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हमें छोड़ क्यों नहीं देते? वो भर्राई हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। हाँ, जैसे वो पागलों की तरह बचपन से उसके ख्वाबों में उसके पीछे भागता था। उसका नाइटमेयर बन चुका था। शायद तभी उसे इससे नफरत थी। अर्शन ने खश्मगीन और शिकवे से भरपूर निगाह उस जालिम लड़की पर डाली थी। मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ दिया। मेरे ज़ब्त की तनाबें टूटने वाली है। ये टूट गई तो बहुत बड़ा तूफ़ान लाएगी। मोहब्बत में अगर सब्र आ जाए तो ये महबूब के लिए तशवीशनाक बात है। इसीलिए दुआ करो कि तुम्हारे करीब की ख्वाहिश में तड़प कर इस दीवाने को सब्र ना आ जाए। अर्शन के लहजे की अजियत आज तो सामने वाली ने भी अपने दिल से महसूस की थी। तभी काफ़ी देर तो कुछ बोल ही ना पाई। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा इस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं था भी तो अब वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हम नूर पाक बीबी हैं, लोगों को जीने का सहारा देते हैं हम। अब हमारी ज़िंदगी जल्दी हमारी नहीं है, उस पर
बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये ज़िंदगी अब तुम्हारी कब है? ये तो उस शैतान खान की ग़ुलामी की ज़िंदगी है, जिसमें तुम उसके लिए लाखों करोड़ों के हदिये, ज़कात और फ़ितराना का ज़रिया बनी हो। खूब वसूल कर रहा है वो तुमसे। पता है तुम्हें पता है उस जाली दरगाह की आड़ में क्या क्या हो रहा है वहाँ? अर्शन का लहजा अब तल्ख़ तरीन था, दिया का चेहरा धुआं धुआं हुआ। बस कीजिए आप, आपको कोई हक़ नहीं उस पाक जगह के बारे में इतना कुछ बोलने के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल सकते हैं क्या? अगर हम बोलते हैं तो आप हाथ उठाते हैं, फिर क्यों बर्दाश्त नहीं होता आपसे? उसका लहजा जताता सा था जैसे शिकवा किया हो। हसन तड़प कर उस तक पहुंचा, उससे बाजुओं से थाम कर उसकी सब्ज आंखों में झांका। आई एम सॉरी दिया, रियली वेरी सॉरी। प्रॉमिस करता हूँ आइंदा के बाद तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो ज़्यादा देर उन आंखों में देख ही नहीं सकती थी, और इन खतरनाक आंखों की लपक और जुनून को बर्दाश्त करना और ना ही ये लम्स उसके लिए काबिल बर्दाश्त था। छोड़े हमें, वो घबराई और अपना दुपट्टा अपनी मुट्ठियों में बुरी तरह जकड़ा। अर्शन ने उसके माथे से माथा टिका दिया था। धिया प्लीज़, खुदा के लिए रहम करो अपने अर्शन पर। तुम्हें अपने अर्शन पर रहम नहीं आता, या तुम बचपन से ही इतनी बेरहम हो मेरे लिए? मैं अब और नहीं सह पाऊँगा। मैं टूटने लगा हूँ, डैमेट, हारने लगा हूँ। मेरे हौसले जैसे पस्त होने लगे हैं। छोड़े हमें। बरसों तुम्हें महसूस करने के लिए इंतज़ार किया मैंने, और इंतज़ार नहीं करना चाहता दिया। आई नीड यू दिया, खुदा के लिए छोड़ दे हमें। वो उसकी पागल कुर्बत में मचलती रो देने को थी। मैं तुम्हें पूर महसूस करना चाहता हूँ दिया। मैं तुम्हारा कर्ब चाहता हूँ, तुम्हारे वजूद की नरमाहटों से बरसों की जुदाई की सख्तियों का दर्द भुला देना चाहता हूँ। हसन ने उसे अपने सीने में भीजा था। दिया ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे दूर ढकेलने की नाजुक सी कोशिश की थी। आप पागल हो गए हैं, हमसे कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, छोड़े हमें। आखिरकार वो बुरी तरह रो दी थी। खुद उसे भी अपने कंधे पर नमी सी महसूस हुई थी, जहाँ पर उस पागल दीवाने ने अपना सर टिकाया हुआ था। दिया, मैं तुम्हें ऐसे प्यार करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह में घुल जाऊँ। हसन ने महज उसे सीने से लगा रखा था, मगर दिया को यूँ लगा जैसे वो अपनी शिद्दतों और अपने जुनून से उसे बेजान कर रहा है। भला उसकी ये जान लेवा कुर्बत, ये लम्स कब बर्दाश्त हो रहा था उससे? तभी अपनी पूरी ताकत लगाकर दिया ने उसे दूर झटका था और मतवहिश सी कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब भागी। वो दरवाज़ा जो उसकी किस्मत की तरह बिल्कुल जैसे जाम हो चुका था, आज जाने कैसे मगर खुलता चला गया। वो सामने से आने वाली किसी हस्ती से बुरी तरह टकराई थी। फ़ज़ा ने उसका डरा सहमा मतहविश सा चेहरा हैरत से देखा। वो भी पहले तो फ़ज़ा को फटी फटी निगाहों से देखे गई, फिर कुछ समझ कर उसी में अपनी जाए पनाह तलाश करती उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। फ़ज़ा ने हैरत से दिया के हिचकोले खाते जिस्म को देखा, उसके गिर्द बाजू हमायल किए, फिर कमरे के अंदर बैठ कर पीठ किए खड़े उस शिकस्ता से शख्स को देखा और एक सर्द सी आह भरी। हमें बचा लें इनसे, हमें नहीं रहना इनके पास, ये बहुत गंदे और बुरे इंसान हैं, हमें खुदा के लिए ले जाइए यहाँ से। ये हमारे साथ बुरी तरह रोती थी। अंदर अर्शन ने ज़ब्त की इंतहा से अपने जबड़े और मुट्ठियाँ उसकी कदर सख्ती से भींच रखी थी, इस कदर सख्ती से भींच रखी थी कि उसे लगा उसकी कनपट्टी की रगें फट जाएगी। फर्ज उसे सहारा दिए बाहर लाई थी। ये लोग इस वक्त अर्शन के एक सीक्रेट अपार्टमेंट में थे। तभी वहाँ माहिर खान, रवाहा और अहान दाखिल हुए थे। रवाहा ने फटी फटी निगाहों से सफ़ेद लिबास में मलबूस अपनी मासूम बच्ची को देखा। दिया भी भीगी निगाहों से उन सबको सांस रोके देखने लगी। खून ने खींच मारी थी। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो माँ बाप की कशिश और मोहब्बत से दिल में पड़ने वाली तड़प और खींच का मुकाबला कर सके। उसे इस वक्त खान शमशान खैल की पढ़ाई हुई तमाम पट्टियाँ भूल चुकी थी जैसे। वो बेताब होकर माँ की जानिब 2 कदम बढ़ी। रवाहा भी लरजते कदमों से आगे बढ़ी थी। अपने कलेजे के टुकड़े की जुदाई ने उसके जिस्म से जैसे तार खींच ली थी। रवाहा ने आगे बढ़कर उसे सीने में भीजा था। दिया बिलख बिलख कर रोई थी। माहिर खान की आंखें नम थी, उसने भी दिया को रवाहा समेत अपने सीने में भीजा था। आहान की आंखें भी नम थी। बड़ी देर बाद रवाहा उससे जुदा हो पाई थी। दिया, आहान करीब आया। दिया ने हैरत से अपनी ही एक मर्दाना अक्स
अपना ही एक मर्दाना अक्स देखा, जैसे मेरी प्यारी सी गुड़िया। आहान ने उसका माथा अकीदत से चूमा था। भाई, आप हमारे भाई हैं ना? उसने रोते हुए पूछा। आहान ने उसे गले से लगा लिया। मेरी छोटी सी गुड़िया। आहान ने उसका सर सहलाया, क्योंकि वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। अब वो उसे लेकर लाउंज के सोफे पर ही बैठ गए। वो रवाहा की गोद में सर रखकर लेट गई। रवाहा उसके बालों में हाथ फेरती उससे बातें किए गई। वो सब आपस में बिजी हुए तो फलजा उसके कमरे में आई। जो हुनूस अपनी जगह पर वहीं बुत बना खड़ा वहशत भरी निगाहों से किसी गैर मर्रे नुक्ते को घूरे जा रहा था। फलजा उसके करीब आई थी। अर्शन, फलजा ने पुकारा तो पीछे मुड़ा। फलजा ने उसका धुआं धुआं चेहरा मुलाहिजा फरमाया। जहाँ इतने बरस इंतज़ार किया है वहाँ कुछ दिन और सही। तुम्हें उससे अभी स्पेस देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अभी उसे हम सबको, खास कर तुम्हें, समझने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए? वो कहाँ लगी लिपटी रखने वाली थी। जो दिल में था सीधा बोल भी दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था उसके साथ? वो खश्मगीन तीखे से लहजे में बोला था, मगर जब फलजा उसकी जानिब आई, वो एब्रो उचका कर देखे गई तो वो झिंझला उठा। कुछ नहीं किया मैंने, ना ही अभी ऐसा कुछ करने का इरादा है। हाँ, मगर तुम्हारी बेहिस पत्थर दिल बेरहम बहन पागल ज़रूर कर देगी मुझे। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। इसे वाइट पैलेस ले जाना आप लोग। वो बेतासुर सर से लहजे में कहता वहाँ से निकलता चला गया। फलजा का दिल किया अपना माथा पीट ले। वो बाहर उन लोगों के पास आई थी। वो सहमी हुई सी रवाहा का दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब माहिर खान ने कहा कि वो उनके साथ जाएगी तो वो कम से कम इस अकूबत खाने से जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई थी। वो लोग उसे लिए वहाँ से निकल गए थे। वो लोग दिया को लिए वाइट पैलेस पहुंचे थे, जहां सब ने उसका शानदार सा इस्तकबाल किया था। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आहान का मोबाइल रिंग हुआ था। उसने नंबर देखकर फ़ोन यस करके कान को लगाया। बंटी का था। आहान, उस लड़की की तबीयत सुबह से ख़राब थी और अब उसने आधे घंटे भर से खुद को बाथरूम में बंद कर रखा है, जबकि बाथरूम समेत तमाम अपार्टमेंट का ऑटो लॉक। सिर्फ तुम्हें मालूम है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। मुझे डर है उसे कुछ हो ना गया हो। वॉट? वो दहाड़ा। सामने से जो सुनने को मिला, उसने डीआईजी आहान माहिर खान के आसाब शल करने में कोई कसर न उठा रखी थी। उसकी दहाड़ पर उसके पीछे खड़ा माहिर खान भी चौंका था। वो अब शदीद किस्म की इज़्तिराबी कैफियत में वहाँ से तेज़ी से निकला था। आज माहिर खान भी उसके पीछे निकला था। दूसरी तरफ असावरी शाह, जो बेतासुर चेहरा लिए मैरून सादा से सूट में बेड पर लेटी हुई थी, उसे आहान ने हॉस्पिटल से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया था। वो जानती थी वो बाहर आता था, मगर उस दिन के बाद से आहान की उससे सामना नहीं करने की हिम्मत ना हो पाई थी। वो आखिर उसके साथ करना क्या चाहता था? अगर ज़िंदा रखना चाहता तो आज़ाद कर देता, अगर मारना चाहता था तो मार भी नहीं रहा था। वो आलिम बरसक जैसी किसी दरमियान की दुनिया में लटकाई गई थी। जैसे वो भी अब इस कैद भरी ज़िंदगी से उकता गई थी। रो रो कर उसकी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती। आज सुबह से उसे हल्का बुखार भी था और तबीयत भी ख़राब थी। अपनी किस्मत या इस संगदिल बेमहर शख्स से अपनी बेपनाह मोहब्बत आजमाना चाहती थी कि कुछ सोच कर बेड से उठी। अगर वो उसके सामने नहीं आ रहा था तो ये असावरी शाह की भी ज़िद थी कि वो उसे अपने सामने ला खड़ा करेगी। वो उठकर वॉशरूम में बंद हुई थी और फिर वो काफ़ी देर बैठी रही। फिर उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। वो बेचैन सी उठकर खड़ी हुई थी। अपनी इतनी भयानक और काबिल तरस मौत कब सोची थी। वो अब ज़ोर से सांस भरने की कोशिश करने लगी थी। सीने में दर्द की एक मखसूस लहर उठी। उसे तकलीफ़ दे मौत से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर था कि वो जल्द ही अपनी जान दे देती। तभी नीम गर्म पानी से भरे बाथ में घुसकर वो पानी में जानबूझकर डूबती चली गई। वो काफ़ी तेज़ ड्राइविंग करता अपार्टमेंट तक पहुंचा था। बार बार अपना माथा सहलाते खुद को हिम्मत देने की कोशिश की थी। आज अगर इस पागल लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो उसे बड़ी सख्त सज़ा देने वाला था। वो तेज़ी से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। सामने ही बंटी खड़ी थी। कहाँ है वो? अपने कमरे के वॉशरूम में, बंटी ने बताया और अपने कमरे में चली गई। जानती थी जब वो खुद बुलाएगा तब उससे जाना होगा। बगैर वक्त ज़ाय किए आहान तेज़ी से कमरे की दीवार में पेंटिंग के पीछे
पेंटी के पीछे पीछे बटन्स में से कुछ कोड टाइप करने लगा। वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक हुआ था। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ तो एक भयानक नज़ारा उसका मुंतज़िर था। आहान का कलेजा मुंह को आया था कि वो बेजान सी बाथ टब की सतह पर लेटी थी। बस चंद बुलबुले थे जो पानी में उड़ रहे थे। आहान ने आगे बढ़कर एक जसारत में उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे पानी से बाहर निकाला था। बाथ टब के किनारे लिटाकर उसका पेट और सीना ज़ोर ज़ोर से दोनों हाथों की हथेलियों से मखसूस तरीके से दबाया तो काफ़ी सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकला था। असावरी, प्लीज़ आंखें खोलो, वो उसे पुकारे गया। उसे ख्याल आया वो सांस कब ले रही थी। आहान को लगा आज उसकी भी हर आती जाती सांस साकिन हो जाएगी। असावरी, वो फिर चिल्लाया और उसे पकड़कर झंझोड़ा। फिर अपनी पैंट की पॉकेट से इन्हेलर निकाल कर हाथ से थोड़ी सी लबों से इन्हेलर लगाकर निकाल उसे सांस देने की कोशिश करने लगा। असावरी, कुछ भी रद्द अमल ना होते देख आहान की सही मायनों में जान निकली थी। उसने हाथों से उसको सीने से फिर पुश किया। वो दोबारा इन्हेलर मुंह से लगा दिया। अब भी कुछ नहीं हो पाया था। अब आहान ने बगैर सोचे समझे उसके नीम व लबों पर अपनी लब रखकर अपनी सांसें उसके सीने में उतारी थी। चंद पल का अमल था। वो एक लंबी सी सांस भर चुकी थी। बुरी तरह लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। ज़रा सी आंखें खोलकर अपने ऊपर तकरीबन झुके हुए आहान माहिर खान को देखा। तब अपने होठों से जुड़े उसके तल्ख मगर मसीहाई करते होठों का लम्स महसूस हुआ तो वो जी जान से लरज़ उठी थी। हाँ, मगर वो असावरी शाह थी। तभी बिल्कुल बेइख्तियार होते हुए उसके गदाज लबों ने आहान के निचले लबों को छूकर महसूस करने हल्की सी गुस्ताखी ज़रूर की थी। आहान दम बखुद सा उसे होश में आता देख और उसकी इस गुस्ताखी पर भौंचक्का तेज़ी से पीछे हटा था। वो उसकी जुर्रत व दिलेरी पर अशश कर उठा। तभी की पलकों और कपकपाते लबों से वो तल्खिया सा मुस्कुराई जिसे देख आहान जैसे गम और गुस्से से पागल हुआ था। उसके बाल मुट्ठी में बुरी तरह जकड़े हुए थे। ये क्या पागलपन है असावरी शाह, वो दहाड़ा। कुछ कहने की चाह में असावरी शाह के गदाज लब फड़फड़ाए। आप से इश्क है आहान, वो मुश्किल बोल पाई और उसके अगले अमल ने आहान की सांस उसके सीने में उलझा दी थी कि वो उससे बेइख्तियार लिपट कर उसकी कमर पर हाथ बांधकर आहान की गर्दन में मुंह दिए बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आहान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। वो दम बखुद सा सांस रोके उसे महसूस करने लगा था। वो नर्म नाजुक गदास वजूद जो उसके रोम रोम में बसा था, अब उसकी करबत ने उसके दिल की दुनिया को तहबाला सा कर डाला था। आहान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। वो दम बखुद सा सांस रोके उसे महसूस किए गया। वो नर्म नाजुक गदाज वजूद जो उसके रोम में बसा था, अब उसकी कुर्बत ने उसके दिल की दुनिया को तहबाला सा कर दिया था। आहान, मेरी मुश्किल आसान कर दे, या तो मुझे मरने दे या आज़ाद कर दे। आहान, मैं मर जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया। वो अब हिचकियों से रोती अपने होश को बैठी थी। आहान ने बुरी तरह अपने लब कुचले। जिससे बरसों मोहब्बत की थी उससे अब नफ़रत का प्रचार करना बहुत ही अजियतनाक था। आहान इसीलिए तो उससे कतरा रहा था। तभी तो यहाँ का रुख गलती से भी नहीं किया था कि यहाँ आकर वो खुद पर से हर इख्तियार खोता हुआ महसूस करता था। उसे उसकी खुशबू को रगे जाँ में उतरता महसूस करता था। हम हैं वो दस्ते सियाह बख्त के जिनको ताबीर शौक रंगों की तमन्ना में फ़कत राख मिली। उसे भी तो अपने ख्वाबों की ताबीर को सूरत मोहब्बत को जलाकर राख करते बस नफ़रत करना पड़ रही थी। वो उसे नरमी से उठाकर बाहर लाया था। बंटी, आहान ने आवाज़ दी। वो जल्दी से अंदर चली आई। इसे चेंज करवाओ, मैं इधर बाहर ही हूँ अभी। वो संजीदगी से कहता उसे सोफे पर लिटाकर बाहर निकल गया और बाहर आकर शिकस्ता सा सोफे पर ढहकर अपने चटखते आसाब को
पुरसुकून करने को कनपटियां सहलाने लगा। वो चौंका था, अपनी टेंशन में उसने गौर ही नहीं किया। सामने ही माहिर खान हाथ की मुट्ठी बनाकर चिन पर रखे बैठा बगौर बेटे की दिगरगो हालत देख रहा था। तारीख खुद को दोहराती है। एक मर्तबा उसने भी तो किसी को यूं ही बगैर किसी रिश्ते के अपने पास कैद किया था, मगर क्या हुआ, खुद उस कैद के बदले उम्र भर के लिए अपनी ही सांसें गिरवी रखनी पड़ी। डैड, आप कब आए? खैरियत? कोई काम था? आहान ने फ़ौरन खुद को कंपोज किया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ आहान माहिर खान कि तुमने उस बच्ची को बगैर किसी रिश्ते के अपने पास अपनी दस्तरस में अपने ही कमरे में क्यों रखा हुआ है? माहिर खान की सरसराती आवाज़ पर वो बुरी तरह गड़बड़ाया था। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि मुतरादिफ वो अपने बाप से निगाहें नहीं मिला रहा था। डैड, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? आहान ने बात को घुमाने को अफसोस भरा लहजा इख्तियार किया, मगर नहीं जानता था सामने उसका बाप है। कसूर बताओ मुझे उस बच्ची का। वो हशमत राव की वही पोती है डैड, जिसकी वजह से इतने सारे कत्ल हुए और मासूम जाने गई। आहान ने अपनी दानिश में उसे यहाँ रखने की सबसे मुनासिब वजह बताई। वो तो मैं जानता हूँ, मगर क्या ये बात इस बच्ची के इल्म में है कि इसकी वजह से इतनी सारी जानें गई है? क्या इस बच्ची ने अपने दादा से कहा कि मुझे बचाने की खातिर आप ये तौहम परस्ती का गंदा खूनी खेल खेले? माहिर खान की बात पर आहान ने पहलू बदला। नो डैड, इसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है, बट आई हेट हर। मैं इसे जान से मार डालूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ना रही तो किसके सदके उतारेगा उसका वो पागल बुढ़ा दादा। आई विल किल हर। आहान फंकार कर बोला था। माहिर खान उसकी बात पर गहरा मुस्कुराया था। आहा, मार देना चाहते हो तो मरने देते, अभी फिर अपनी ही सांसें देकर उसे बचाया क्यों? बंटी ने बताया मुझे अभी यहाँ क्या हुआ। माहिर खान ने कहा तो फिर अपनी कनपटियाँ वो सहलाने लगा। तुम गलत ट्रैक पर हो बरखुरदार। इस्लाम में तो जिहाद पर जाते हुए कुफार तक की ख्वातीन, बच्चों और फसलों को नुकसान पहुंचाने की ममानत की गई है। वो तो फिर तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। माहिर खान की बात पर आहान सन्नाटों की जद में आया था। जो बात वो खुद से भी छुपाता फिर रहा था, क्या वो इतनी आया कर बैठा था कि उसकी डैड तक को पता चल गया? ऐसा आहान ने बोलना चाहा। कुछ नहीं है डैड, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माहिर खान ने उसकी बात बीच में ही चक ली। ये कार्ड तो तुम मेरे साथ खेलना ही मत बेटा जी। बाप हो तुम्हारा, बेटे हो तुम मेरे। तुम्हारे दिल की कहानी तुम्हारी आंखों ने आया कर दी है। और एक बात बताऊं, कोई वक्त था जब मैंने भी तुम्हारी माँ को ऐसी ही अपनी कैद में रखा था, फिर उम्र भर खुद को रिहाई नहीं मिली। माहिर खान ने संजीदगी से कहा, मैं क्या करूं डैड, ये सब बहुत तकलीफदा है। आहान ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते अपने हाथों में सर गिराया। निकाह कर लो उससे। माहिर खान ने सुकून से उसकी तकलीफ का हल पेश किया तो उसने झटके से सर उठाकर उनकी जानिब बेयकीनी से देखा। इतने बेयकीन क्यों हो? क्या उसे यहाँ से जाने दे सकते हो? माहिर खान ने उससे एक और सवाल पूछा, जिसका उसने इत्मीनान से नफ़ी में ही जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस बच्ची को अपने पास बगैर रिश्ते के रख कर उसकी ज़िंदगी, इज़्ज़त और जज्बात से खेलो। ये निकाह आज अभी और इसी वक्त होगा। रही बात हशमत राव की, तो उसके लिए सबसे बड़ी और दर्दनाक सज़ा यही होगी कि उसकी बच्ची उसकी दानिश में दुश्मन की दस्तरस में चली गई। वो जब अपनी ही इकलौती बच्ची से हर इख्तियार खो देगा तो उसकी असली शिकस्त होगी। माहिर खान ने सुकून से उसकी हर परेशानी का हल पेश किया। आहान ने पुरसुकून होकर इस बात में सर हिलाया। दूसरी तरफ असावरी ने धीरे से आंखें खोली थी। सर बहुत भारी हो रहा था। ऑक्सीजन मास्क मुंह पर था। सामने निगाह उठी तो वो बेमहर शख्स सब्ज आंखों में सर्द महरी की रमक लिए सामने सोफे पर टांग जमाए हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे बैठा सुकून से उसी की जानिब देख रहा था। असावरी ने सारा गुस्सा उस ऑक्सीजन मास्क पर उतारा, जिसे उतार कर परे फेंका था। वो झटके से उठ बैठी, अपना लिबास देखा जो चेंज किया गया था। उसे ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी। जानती थी ये बंटी ने किया होगा। निकाह करोगी मुझसे असावरी शाह? उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी तो असावरी बिल्कुल दम साध गई। दिल कानों में बजने लगा था। बरसों से जिस शख्स को चाहा, तहज्जुद में रातों को मांगा, जिसके लिए तड़पी, एड़ियाँ रगड़ी, जिसके साथ का ख्वाब दिन रात पल पल आँखों ने सजाया, वो हकीकत का रूप धार कर यूँ एक दिन उसके सामने चला आएगा। उसे अपनी किस्मत, अपने नसीब पर ज़रा एतबार ना आया। चुपके से बाजू पर चुटकी भर कर देखी। वाकई वो सच में उसे अपना नाम, अपना सब कुछ देने की बात कर रहा था। मसरूर से अपनी किस्मत पर नाज़ा हुई, लेकिन नखरा दिखाना भी तो बनता था ना।
मुझे फ़िलहाल आज़ादी चाहिए आपसे। फिर अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश हुई तो मेरे माँ बाप से बात कीजिएगा। यूँ बुज़दिलों की तरह छुप कर निकाह नहीं करूँगी मैं। असावरी शाह ने अपनी दानिश में करारा जवाब दिया था उसे। तो तुम मुझसे अभी निकाह नहीं करोगी? नहीं। क्यों? अब असावरी शाह का इश्क कहाँ जा सोया है, जिसका दावा अभी कुछ देर पहले वो कर रही थी। अहान का लहजा मजाक उड़ाता था। आपके कान बजे होंगे, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। वो बड़ी ढिठाई से अपनी बात से मुकर गई थी। अहान उसकी दीदा दिलेरी पर अशश कर उठा। फिर बगैर किसी रिश्ते के अपने लबों की बेइख्तियारी को ज़रा कंट्रोल में ही रखा होता। असावरी शाह, जो तुम्हें अभी कुछ देर पहले तक रुस्वा कर चुके हैं। अहान ने इत्मीनान से उसके पैरों तले से ज़मीन खींची तो वो सरतबा सुर्ख पड़ गई थी, इसीलिए ज़बान तालू से चिपक चुकी थी। वो निगाहें झुका गई थी। अब उससे निगाहें मिलाने के काबिल कब रही थी। ये अंदाज़ा जो नहीं था कि वो यूं उसके बेबाकी की कहानी उसे वापस लौटा देगा। अब ये तो तय है कि तुम कभी वापस नहीं लौट सकती असावरी शाह। मेरी दस्तरस में ही रहोगी। निकाह करोगी तो तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, नहीं करोगी तो शायद तुम्हें बगैर किसी रिश्ते के मेरे साथ यहीं कैद में रहने में दिलचस्पी है। शायद बाहर जो अभी मेरे डैड ने निकाह का बंदोबस्त किया है तो उन्हें जाकर मना कर देता हूँ। और याद रखना असावरी शाह, इस निकाह की ऑफ़र सिर्फ आज, अभी, इसी वक्त के लिए वैलिड है, तुम्हारे लिए। फिर उम्र भर इस कैद में रहना। अब की बार गया तो मैं वापस नहीं लौटूंगा सावरी शाह, याद रखना। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठकर बाहर जाने लगा था। अहान अहान, मुझे मंजूर है। वो शर्म हया से सुर्ख पड़ी उंगलियां चटखाती बमुश्किल बोल पाई। इतनी देर में माहिर खान अंदर आया था। सावरी शाह ने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। सब कुछ रेडी है अहान, बच्ची को चादर उड़ाकर बाहर लाओ। यस डैड, हम आ रहे हैं, अहान ने इत्मीनान से जवाब दिया। माहिर खान बाहर गया तभी बंटी दांत निकालती हाथ में चादर थामे अंदर दाखिल हुई। बंटी ने चादर सावरी के सर पर उड़ा दी। अहान ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ा और उसे बाहर लाया। बाहर वो उसके करीब ही सोफे पर बैठा था। असावरी का दिल बंद हुआ जा रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। चंद पलों में वह अपने तमाम हुकूक अहान माहिर खान को अपनी दिल की मुकम्मल रजामंदी से सौंप चुकी थी। वो अब उससे निगाहें ऊपर उठाना मुहाल लग रहा था। डैड, इसे वाइट पैलेस ले जाइएगा, ज़रूरी कॉल आई है, मुझे थाने जाना होगा। वो संजीदगी से कहता वहाँ से निकल गया था। एकदम से ही सब कुछ बदल गया था। रिश्ता, जज्बात, एहसास, दिल में जज्बों का तूफ़ान सा उठा था। यहाँ रहता तो बेइख्तियार ही होना था। इसीलिए उसने आज के दिन असावरी शाह की सहूलत के लिए वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी कि वो हरगिज़ उसे ये तासुर नहीं देना चाहता था कि जाने कितना तरसा हुआ था। लबों पर मानी खैज मुस्कुराहट थी जब वो वहाँ से निकला था। असावरी की अटकी सांस बहाल हुई थी। दूसरी तरफ, क्या खबर कल तुझे भी हो जाए, इश्क वालों की खैर मांगा कर। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। वो अब सहूलत से मिस फरियाल के साथ पूरे हॉस्पिटल में घूम फिर लिया करती थी। अपने बड़े पापा से बहुत सख्त किस्म की नाराज़ थी। वादे के मुताबिक वो लोग अगले दिन नहीं आए थे। वो इंतज़ार ही करती रही मगर उसका इंतज़ार ही रहा। फिर पाशा इब्राहिम उसे फ़ोन करता रहा मगर उसने सख्त किस्म की नाराज़गी की वजह से एक मरतबा भी फ़ोन उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। नहीं जानती थी यही तो पाशा इब्राहिम चाहता था कि वो अकेली अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करे। अमन के सामने तकरीबन ना आने के बराबर ही आया था। आज भी उसने काफ़ी सारा वक्त एंजल वार्ड में गुजारा था। वो अब रंगीली के बगैर यहाँ आने जाने लगी थी। अब भी मिस फरियाल को गुड बाय बोलकर अपने अपार्टमेंट की जानिब जा रही थी। जज़ा ट्रस्ट का ये तवील और अरीज़ कॉरिडोर था जिसमें से वो गुजर रही थी मगर एक जगह ठिठक कर रुक जाना पड़ा। वो एक कैबिन था जहाँ से उसकी पसंदीदा तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो खड़ी पहले गौर से सुनने गई कि ये आवाज़ वही है भी कि नहीं। वो धीमे से चलती उस दरवाजे के करीब आई थी। ये तो वही आवाज़ है। उसे अपनी ज़िंदगी की खुशगवार तरीन हैरत हुई। वो बेयकीन थी कि वाकई क्या वो ये आवाज़ इतने करीब से सुन रही है। तब सरखुशी में वो उस कैबिन का दरवाज़ा खोलती हुई चली आई। डॉक्टर आनंद सालेह अपने कैबिन में आंखें मूंदे छोटे से बुफर में वो तिलावत की रूह परवर और मसरूर कुन आवाज़ सुन रही थी। उसे इश्क था इस आवाज़ से, इस आवाज़ वाले से। उसकी झुकी फ़ोन में कुछ तलाश करती गहरी पुरस्रार मगर हज़न व मलाल अपने अंदर गहराइयों में समाए इन बहुत ख़ास निगाहों से, ख़ास कर उसके नाम से जिसके नाम के सब लफ्ज़ उसके नाम में थे। वो अक्सर बड़ी दिलजमी से मगर बेध्यानी में सबसे छुप कर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल्स पर ये नाम लिखा करती थी। अमन
आनम, इसी को याद के इसी की याद के जुगनू उसी की याद के जुगनू सफ़र की शाम में है कि जिसके नाम के सब लफ्ज़ मेरे नाम में है। थी तो ये इंतहाई बचकाना हरकत, मगर मोहब्बत के मामले में इंसान कम मैच्योर होना चाहता है। हर वो बचकाना हरकत भी महबूब होती है जो रूह मन से मंसूब हो। वो आंखें मूंदे इन्हिमाक से तिलावत सुन रही थी जब हल्की आहट पर आंखें खोलकर सामने देखा। अंदर आने वाली हस्ती को देखकर जो वो महसूस करती थी हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी, मगर जब दिल उससे देखकर पसलियों से सर पटकता था तब रकाबत की दर्द की लहरें रूह तक को महसूस होती थी। और सितम तो ये था कि वो जानती भी थी कि उसका महबूब शख्स सामने खड़ी हस्ती का नाम अपनी हर आती जाती सांस में परोया करता था। फिर सितम दर सितम ये कि उसे इतना प्रोटोकॉल हासिल था कि वो पूरे हॉस्पिटल में जहाँ मर्जी चाहती आ जा सकती थी। आखिर ये जज़ा ट्रस्ट जो था, तभी अब वो बग़ैर इजाज़त उसके कैबिन में चली आई थी। सादा से ब्राउन सूट में आंखें हर वक्त हिरनी की तरह सहमी हुई सी रहती, मुरझाई हुई भी मुकम्मल हंसी हुस्न का पीकर लगती थी। अमन आर्यान का उसके लिए इश्क यहाँ किसी से ढका छुपा तो था नहीं। सब जानते थे वो अपनी छोटी कमज़ोर सी जान की मुट्ठी में जज़ा ट्रस्ट के ओनर अमन आर्यान पाशा की सांसें कैद किए फिरती थे। मौजज़ा जो तिलावत की आवाज़ सुनकर अंदर आई थी, हॉक सी बनी अपनी बड़ी बड़ी चॉकलेट ब्राउन आँखों से इधर उधर देखे गई। थोड़ा आगे आई तो डॉक्टर आनम उसे ही सवालिया निगाहों से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मौजज़ा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? कहिए, कोई काम था मौजज़ा आपको? डॉक्टर आनम ने नरमी से पूछा। बाहर अमन जो यहाँ से गुजर कर इमरजेंसी जा रहा था। डॉक्टर आनम के कैबिन से मौजज़ा की आवाज़ सुनकर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे से ज़रा सा अंदर चला आया। वो ये जो तिलावत आप सुन रही थी डॉक्टर, ये मैं भी बहुत शौक़ से सुनती हूँ। मुझे लगा शायद, खैर, क्या आप इसके कारी का नाम जानती हैं? मौजज़ा ने पूछा तो डॉक्टर आनम ने पहलू बदला, जबकि पीछे खड़ा अमन अपनी सांस तक रोक गया था। फिर डॉक्टर आनम की निगाह मौजज़ा के पीछे उठी और पलटना भूल गई। अमन नज़र बचाकर वहाँ से वापस जाना चाहता था ताकि वो उसे देख कर डर न जाए, मगर आनम की आवाज़ पर ठिठक कर रुक जाना पड़ा। डॉक्टर अमन, आइए। मौजज़ा इस तिलावत के कारी का नाम पूछ रही है, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप इन्हें बता दें, आनम ने ज़ख्मी से लहजे में कहा था। अमन अपनी जगह पर ठिठक कर रुका और एक बेतहाशा गुस्सीली निगाह डॉक्टर आनम पर डाली। हालांकि वो आँख के इशारे से उसे मना कर चुका था कि मौजज़ा को कुछ न बताए। मौजज़ा उसकी मौजूदगी महसूस करके अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर आनम ने उसके चेहरे पर खौफ और नफ़रत के साए लहराते देखे। शट अप डॉक्टर आनम, आप फ्री होकर यहाँ क्यों बैठी हैं? अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए और जाकर वार्ड नंबर 4 का राउंड लगा कर आइए। अमन ने सर सपाट और बेतासुर आवाज़ में उसे बुरी तरह झड़का और बाला ही बाला अपनी बात में उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। डॉक्टर आनम की आंखें फ़ौरन नम हुई थी। वो अपनी चीज़ें उठाकर झटके से उठी और वहाँ से निकलती चली गई, जबकि वो हॉक सी बनी अहमकों की तरह वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अमन ने उसकी पुश्त को देखा और निगाहें चुराई। मैं छिड़क देता हूँ नमक उन पर, ज़ख्म होते नहीं रफू मुझसे। मौजज़ा पलटी नहीं थी, बल्कि उसके वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगी। अमन वहाँ से जाना चाहता था, जाने क्यों, मगर अमन के कदमों ने चलने से इनकार कर दिया था। ज़ालिम जानवर कहीं का, सबको रुलाना ही आता है, मौजज़ा दिल में बोलकर झंझलाई। डॉक्टर आनम की आंखों की नमी उससे छुपी नहीं रह सकी थी, मगर ये बात सर से गुजर गई कि उसने डॉक्टर आनम को इतनी बुरी तरह डांटा क्यों था। अभी वो उससे उसके मतलब की बात बताने वाली थी शायद। मौजज़ा, अमन ने झिझकते हुए उसे पुकारा था। जाइए यहाँ से, वो गुर्राई। किताब इश्क में हम तुमको अपने दिल का सुकून लिखते हैं। मुँह में भारी गंभीर सा लहजा बोलकर रुका नहीं था, फ़ौरन वहाँ से चला गया था। मौजज़ा सन्नाटों की ज़द में आई थी। उसकी इतनी जुर्रत पर वो सुलग कर झटके से पीछे मुड़ी थी। इश्क या हवस सिर्फ दिल में ही सोच सकी। वो वहाँ से जा चुका था। मौजज़ा ने फ़ौरन वहाँ से निकलकर अपने अपार्टमेंट में ही आकर दम लिया था। दूसरी तरफ आज वाइट पैलेस में गैर मामूली सी हलचल थी। वो बरसों बाद वाइट पैलेस लौटी थी तो उसे ज़रा स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था।
वो सब के दरमियान लाउंज में अपने मखसूस सफ़ेद लिबास में बैठी थी और हर चीज़ पर जैसे गौर खौस कर रही थी। उसे जो जो बात उस जगह के बारे में बताई गई थी, क्या वो सच था या नहीं। वो इन ख्वाजा सराओं को भी गौर से देख रही थी, जो यहाँ इस घर के अफराद की तरह ही उनकी बातों में मगन थे। अलीज़े फल्जा चहक रही थी। अलीज़े और फल्जा चहक रही थी, हत्ता कि आज तो खज़र भी सबके साथ यहाँ मौजूद था। मुंह मीठा करवाया जा रहा था। वो रवाहा के पहलू में दुबकी बैठी थी। सब ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। हालांकि सोहम खान भी उसे देखकर अपनी आंखों में दराने वाली नमी को उन सब से छुपा नहीं पाया था। एक अरसे के बाद जैसे वाइट पैलेस में खुशियों की चहकार गूंजी थी, मगर अब भी जैसे कुछ कमी सी थी, कुछ अधूरा सा था। वो खला भी जल्दी से पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। रुहाब ने शिफा की सूनी निगाहों में देखकर दिल से दुआ मांगी। वो लोग बातों में मगन थे जब माहिर खान एक नाजुक सी प्यारी सी मगर कमज़ोर सी लड़की के साथ वाइट पैलेस के लाउंज में दाखिल हुआ था। सब उनकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। आने वाली पुरशौक निगाहों से वाइट पैलेस की एक एक चीज़ का जायज़ा लेने में मशगूल थी। अगर उसे यहाँ कोई देखकर बुरी तरह चौंका था तो वो अलीज़े थी। अलीज़े ने इंतहाई नागवारी से उसे सर दबा देखा। माहिर उससे रवाहा के पास लाया था। बेटा, मम्मा को सलाम तो करो। माहिर खान ने मुस्कुरा कर कहा तो रवाहा ने उलझी हुई निगाहों से उन्हें देखा। बहू है तुम्हारी, रूह वही बच्ची है जिसकी खातिर इतने सालों से तुम्हारा बेटा शादी के नाम पर हाथ से चिकनी मछली की तरह फिसल जाता था। अभी कुछ देर पहले निकाह करवाया मैंने इन दोनों का। माहिर खान ने तफसीलात से बताया। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। आज तो वाइट पैलेस पर खुशियों की बहार उतरी थी। इस अनाउंसमेंट पर खज़र ने बगौर अलीज़े का धुआं धुआं होता चेहरा देख मुलाहिज़ा किया तो एक दर्द तकलीफ़ की लहर रगोजा में उतर आई। वो कॉल के बहाने एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वाह भाई, आज का दिन तो बहुत मुबारक है वाइट पैलेस के लिए, जबरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो क्यों ना इस दिन को कुछ और मुबारक बनाया जाए डैड, क्योंकि मुझे रुखसती चाहिए तो इसकी भी डेट शीट फाइनल कर लें अभी। खज़र के शोशे पर तकरीबन सब ही हंस दिए थे। कुछ ज़्यादा ही मुँहफट और बदतमीज़ नहीं होते जा रहे हो बरखुरदार, कबीर इब्राहिम ने पोते को घूरा तो खज़र ने थोड़ा सा शर्मा कर दिखा दिया। हालांकि उसका दूर दूर तक इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कबीर हंस दिया। तो ठीक है भाई, वाइट पैलेस में एक छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं रुखसती का, कबीर ने ही कहा तो खज़र सरखुशी में उनसे लिपट गया। अब ये खुशखबरी ज़रा मैं अपनी बेगम को भी सुना दूँ। वो डिटाई से कहता सबकी मानी खैज दबी दबी हंसी को शान बेनियाजी से नज़रअंदाज करता अलीज़े के कमरे की जानिब चला आया। उसके चेहरे से वो मसनूई मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई थी, जिसकी जगह कर्ब और अज़ियत ने ले ली। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए मगर वो लॉक था। लेकिन बाहर खज़र जबरान कबीर था। तभी ख़ास कोर्ट से दरवाज़ा खुलता चला गया। तौका के ऐन मुताबिक वो बेड की दूसरी जानिब ज़मीन पर बैठी किसी गैर मर्री नुक्ते को घूरती बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। खज़र ने एक सर सी आह भरी। सेकंड्स लगे थे उसका मीटर शॉर्ट होते। तभी वो लंबे डग भरता एक ही जुस्त में उसके सर पर पहुंचा था। उसे बाजू से दबोच कर अपने रूबरू खड़ा किया था। अलीज़े जो इस अचानक पड़ने वाली अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, अचानक उसे अपने सर पर देखकर बौखलाई थी। मुझे इन आंसुओं की वजह जाननी है अलीज़े, तुम मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के आए कैसे? खज़र, जाओ यहाँ से, अलीज़े ने सादा लहजे में कहा था। उसका ये शिकस्ता लहजा कब बर्दाश्त हुआ था खज़र को? वो तो उसे हमेशा उसी रूप में देखना चाहता था, लड़ते झगड़ते उससे पंगे करते। आप क्यों हर बार इस तरह की हरकतें करके मेरे और अपने रिश्ते को सवालिया निशान बना देती है अलीज़े? बस क्यों नहीं कर देती? आखिर आप चाहती क्या है? खज़र जबरान ने उसे बाजू से जकड़ा हुआ था। अलीज़े को लगा उसकी बाजुओं की हड्डियाँ चटक जाएगी। खज़र, डोंट टच मी, छोड़ो मुझे, वो सर से लहजे में गुर्राई थी। क्यों ना टच करूं, जब आप अच्छी तरह जानती है कि इस चीज़ का मुकम्मल इख्तियार है मुझे, और क्या क्या करने का इख्तियार है, तो ये एतराज़ क्यों? खज़र ने उसकी नम आँखों में झाँक कर पूछा था। उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए वहशी सी गुर्बत थी उसकी कि वो उसके हिसान में मचल कर रह गई। खज़र, बस कर दे मिस कड़क, बस, अब बस कर दे। हमारे रिश्ते का मजाक बना कर रख दिया है आपने, अब बस कर दे। तुम नहीं जानते एक तरफ़ा मोहब्बत का मज़ा, ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं।
आज उसके लहजे समेत उसकी लम्स में इस कदर सख्ती थी कि अलीज़ा फटी फटी से उसे देखे गई। तब बगैर सोचे समझे अलीज़ा ने उसके सीने में मुँह दिया था और फूट फूट कर रो दी। खज़र का पल भर को दिल थम सा गया था, जैसे हैरत और अज़ियत के मिले जुले तासुरात से उसकी हिचकियाँ खाते वजूद को देखे गया। खज़र की पकड़ में खुद बहुत नरमी आई थी। सुकून से आंखें मूंद कर उसकी गर्दन में मुँह दिया था। अब की हाथ अलीज़ा की कमर की नरमाहट महसूस कर रहे थे। खज़र ने ज़बरदस्ती अपने सीने से उसका चेहरा निकाला और उसके चेहरे पर बिखरे वो कीमती मोती अपने होठों से चुनने लगा। शब उसल बड़ी गहरी गुजरी, कुछ सुख बांटे तो कुछ गम सुनाए गए। खज़र की गुस्ताखियाँ अब बढ़ने लगी थी। निगाहों का फोकस अब सुर्ख व गदाज लब थे। फिर उसने देर नहीं लगाई थी अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए उन नर्म लबों की नरमाहट को अपनी सांसों की खुशबू में उतारा था। अलीज़ा कसमसाई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दिलो जान से अपनी मनमर्जियाँ करने में मसरूफ़ था। अलीज़ा ने मज़ाहमत की, मगर वो उसे बख्शने के मूड में हरगिज़ नहीं था। तभी उसकी मज़ाहमत की परवाह नहीं थी। अलीज़ा की सांसें थमने लगी तो शायद उसे रहम आया और वो नरमी से पीछे हटा। चीप घटिया इंसान, पीछे हटो। वो उथल पुथल होती सांसों के दरमियान घुर्रा कर बोली तो वो उसका सुर्ख चेहरा देख कर गहरा मुस्कुराया। उसका ध्यान अपनी जाने मबजूल करने में कामयाब हुआ था। शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखा करें मिस कड़क। खज़र ने उसके पहलू में चुटकी भरी तो वो अपनी जगह से उछली। भाड़ में जाए ऐसा छिछोरा, लोफर और ठरकी शौहर। वो अपनी टोन में वापस आई और उसके सीने पर मुक्के बरसाए। हाय मेरी फ़िक्र, और वो भी उनको। एह दिले नादा, जस्ट शट अप। खज़र ने आह भरते किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ शेर पढ़ा। वो उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगी। तुम क्यों आए थे यहाँ? अलीज़ा तलमलाई। सोना मेरी जान हुआ क्या? बनारस का मीठा पान हो क्या? सोना मेरी जान हो क्या? बनारस का मीठा पान हो क्या? खज़र ने इंतहाई लोफराना अंदाज में शेर कहते उसके होंठ सीधे हाथ के अंगूठे से रब किए तो वो सचमुच उसकी ठरकीपन से गड़बड़ाई। मैं तो अपने बनारस के मीठे पान को चखने आया था। चख लिया, शहद से भी ज़्यादा मीठा था, मज़ा आ गया। उसने फिर अजीब से लहजे में कहा तो अलीज़ा सरता पैर सुर्ख पड़ती खूब तिलमिलाई। खज़र, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं तो नहीं जाऊँगा, आपने जाना है तो चली जाए। वो धम से बेड पर खूब फैल कर लेट गया। अलीज़ा पैर पटकती अपने ही कमरे से दर बदर हुई तो वो सर्द सी आह भर कर रह गया। जो बताने आया था जानबूझकर नहीं बताया ताकि उसे कोई एहतजाज करने का या बच निकलने का मौका या रास्ता ना मिल पाए। दूसरी तरफ फलजा वाइट पैलेस में थी जब उसके फ़ोन पर मैसेज रिंग हुआ था। उसने ओपन करके देखा तो चौंक गई। आयशा ने शायद जल्दी में कुछ टाइप करने की कोशिश की थी। फलजा, एक बहुत बड़ा राज छुपाया गया है हमसे। मम्मा पापा मुझे कहीं ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं। सेव अस। वो इतना ही मैसेज टाइप कर पाई होगी। फलजा तेज़ी से अपनी जगह से उठी थी। बाहर निकलते आयशा का नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठी और तेज़ी से गाड़ी भगाई। दिल कानों में बज रहा था, कहीं दाशाब को उन्होंने कुछ करना दिया हो, कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। नंबर क्यों ऑफ जा रहा था आयशा का मैसेज उसने अपने डैड और अर्शन को फॉरवर्ड किया था। शेर विला के लैंडलाइन नंबर्स भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। वो रास्ते भर नंबर डायल करती रही, जितनी तेज़ी से हो सका गाड़ी चलाई। तकरीबन वाइट पैलेस से पौने घंटे तक का सफ़र था जो उसने आधे घंटे में तय किया था। गाड़ी झटके से ड्राइवे पर रुकी। गाड़ी ड्राइवर पर ही छोड़कर वो तेज़ी से अंदर भागी। पूरा शेर विला साई कर रहा था, मतलब अंदर कोई नहीं था। आयशा का फ़ोन लाउंज में चकनाचूर हुआ पड़ा था। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, मतलब उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ से ले जाया गया था। उसने पूरा शेर विला घूम फिर कर देखा। आयशा, शेर खान और उसकी बीवी कहीं नहीं थे, हत्ता कि दाशाब भी गायब था। फलजा को लगा वो इस मासूम सी जान के बगैर बेजान हो जाएगी। पता नहीं क्यों, मगर उसके लिए दिल में एक अलग किस्म की खींच सी पड़ने लगी थी। दाशु, उसने बेचैन होकर पुकारा। दाशाब। वो पागलों की तरह हर कमरा चेक कर रही थी। अब बस ऊपर वाला पोर्शन बाकी था। वो बाहर लॉन में आकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब एक आवाज़ उसके बेजान होते जिस्म में ज़िंदगी फूंक दी। आशी जी,
कोई है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। वो दाशाब की आवाज़ थी जो मुसलसल चिल्ला रहा था, शायद रो भी रहा था। फलजा ने बिजली की सी तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला। वो खुद उसे दम बहुत सी अपने सामने पाकर बहुत बेइख्तियार हुई थी। तभी झटके से बुरी तरह उसके सीने से लिपट गई। उफ दाशु, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत डर गई थी। सामने वाला बहुत चक्का रह गया था। उसके साथ भी तो सब कुछ उलट और अजीब सा हो रहा था। लाख कोशिश के बावजूद उसकी सब्ज आंखें नम हो ही गई थी। जब दिल पर पाँव रखा जाए तो कोई लाख बहादुर हो, आंखें नम हो ही जाती थी। या शायद वो अपनी कशिश से फलजा माहिर खान को कमज़ोर कर रहा था। कुछ देर बाद फलजा ने खुद को संभाला और सीधी हुई। उसकी जानिब देखा तो वो नाराज़ होकर मुंह के रंग बिरंगे जाविये बना रहा था। फलजा मुस्कुरा दी। क्या हुआ? दाशु नाराज़ है जी से? ओके, नाराज़गी बरकरार रखो, बस ये बता दो यहाँ क्या हुआ था और दाशु को यहाँ किसने बंद किया? आशी कहाँ है? बस इतना सा बता दो। फलजा उसका हाथ थामकर उसे नीचे लाने की दौरान नरमी से पूछने लगी, मैं और आशी हम लूडो खेल रहे थे। तब बड़े पापा गुस्से में आए और आशी को डांटने लगे। फिर बड़ी माँ भी आशी को डांटने लगी। वो आशी को घसीटने लगे और बोला कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो हमें जेल भेज देंगे। मैंने आशी को बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मारा और यहाँ बंद कर दिया। और फिर बड़े पापा, बड़ी मम्मी आशी को लेकर चले गए होंगे। उसने अटक अटक कर सारी तफसील बता ही दी, मगर अपने पास से बीच में से बहुत कुछ हज़्फ कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम आशी को ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। वो उसी लाउंज में लाई। मैं तो जी से कट्टी हुआ बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वो बच्चों की तरह कंधे झटकता अपने कमरे में चला गया। फलजा ने एक सरसी सांस खींची। फिर उसने अनेक्सी से मेड को बुलाकर लाउंज की साफ सफाई करवाई। आशी किस राज की बात कर रही थी और अगर दाशु यहाँ है तो आशी ने से बस क्यों बोला और असली का क्या मतलब था? फलजा अपने दिमाग में ताने बाने बनती बुरी तरह उलझ रही थी। अपने डैड को मैसेज पे सारी सिचुएशन लिख भेजी। अब ये देखना था वो क्या जवाब देते हैं। बुज़दिल जेल के डर से फरार हो गए कि कातिलों की पोल पट्टी ना खुल जाए। फलजा झंझलाई। फिर उस रूठे रोंदू का ख्याल आया तो मुस्कुराती उसके कमरे में चली आई। वो बेड की पायती पर पाँव नीचे लटकाए बैठा पाँव झुला रहा था। दाशु क्यों नाराज़ है जी से? फलजा उसके सामने आई और हाथ बांधकर उससे पूछा। सामने वाले ने उसे सर तपा देखा। जीन्स की टाइट्स के ऊपर स्लीव येलो कलर का घुटनों तक का टॉप और गले में ब्लू कलर का घुटनों तक का टॉप और गले में ब्लू ही स्कार्फ, और वो परी पीकर आम दिनों से कुछ बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और दिलकश लग रही थी। जी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, बड़े पापा ने मुझे मारा भी, अब भी जी चली जाए। दाशु को नहीं चाहिए, कट्टी हूँ मैं। वो उसके सामने खड़े होकर झंझलाकर बोला, तुम्हारी कट्टी की तो ऐसी की तैसी। फलजा ने उससे बेड पर धक्का दिया था। वो बौखला गया, मगर उसके ऊपर फलजा झुकी और किसी गहरी घटा की तरह छा गई। वो फटी फटी आंखों से फलजा को देखे गया। फलजा ने उसके गाल खींचे। तो अब बताओ, सच्ची करते हो कि तुम्हें पनिश करूँ? व्हाट डू यू मीन बाय पनिश? तुम मेरी इज्जत लूटने वाली हो जी। उसने सदमे से पहली मशकूक आंखों से सहम कर उसे देखा तो फलजा उसके सीने पर सर गिराए कहे लगाकर हंसती चली गई। ये तुम्हें इज्जत लूटने वाली बात किसने बताई? तुमने ऐसी गंदी चीज़ें कहाँ से सीखी? फलजा ने हंसी के दौरान आईब्रो उचकाकर पूछा। वो मूवीज़ में देखा था, जब वो ऐसे बेड पर गिरते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन तुम ये गंदे काम क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती जी? गंदी कहीं की, पीछे हटो। अरे मैं तो पैदाइशी ही बेशरम हूँ। फलजा ने उसके गाल पे अपने गदाज लब रखे। वो सांस तक रोक गया। और तुम्हारी इज्जत लूटने का तो मेरे पास परमिट भी है, तो कुछ मज़ायका नहीं। वो उसकी हौक शक्ल देखती हंसे गई। ओके ओके, मैं सच्ची हूँ, अब पीछे हटो। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तभी मिस्कीन सी शक्ल बनाकर हार मानी। नो, तुमने मुझे बेशर्म कहा तो अभी मैं कोई बेशर्मी करके ही पीछे हटूंगी। ये कहते ही फलजा ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ था। वो सेकंड्स की देर थी। वो उसकी कमर के गिर्द सख्ती से बाजू हमायल कर चुका था। फलजा ने उसकी इस सख्ती पर हैरत से उसे देखा। तुम बहुत बैड गर्ल हो जी। वो अपनी कैफे से झंझला गया और उसे अपने दाएं तरफ बेड पर उतार कर उठ बैठा। ओके सॉरी, अब सच्ची ही होना, ये फिर से मनाऊं? फलजा ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। वो पैर पटकता बाहर निकल गया। फलजा देर तक हंसे गई।
दूसरी तरफ रात गहरी थी। उसके बूटों की भारी धमक रात के सन्नाटे को चीरती दूर तक सुनाई दे रही थी। वो लॉन्ज में दाखिल होकर अपने कमरे में आया। अर्शन की आंखों में खून उतर आया था। जब्त का पैमाना छलकने लगा था। बर्दाश्त की तनाबें टूटने लगी थी। हमारे बाद न आएगा उसे चाहत में ऐसा सुकून। वो ज़माने से कहता फिरेगा, मुझे चाहो उस पागल की तरह। वो कमरे से फ़ौरन बाहर निकल आया था। उसका रुख अपनी माँ के कमरे की जानिब था। हल्की दस्तक देकर वो इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ था। फजर जो सामने ही अपनी तस्बीहात में मसरूफ़ थी, उसकी जानिब देखा और निगाहें चुराई। मम्मा, दिया कहाँ है? वो मेरे रूम में क्यों नहीं है? उसे मेरे रूम में भेजें, वो कहकर जाने लगा जब फजर की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। अर्शन, वो रवाहा के कमरे में है और वहाँ से कहीं भी नहीं जाना नहीं चाहती। तुम्हें उससे वक्त देना होगा, उसे नए माहौल को समझने के लिए। फजर ने कहा तो वो लाल अंगारा आंखें लिए उनकी जानिब मुड़ा, मगर फजर निगाहें चुरा गई। तब वो फिर बाहर आया। अपने बालों में हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। तब उसके कदम खुद ब खुद बड़ी माँ के कमरे की जानिब उठे थे। दरवाजे पर खड़े होकर हल्की सी दस्तक दी। तब इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ। दिया, जो कि मखसूस सफ़ेद लिबास में बेड पर नीम दराज थी, उस जिन को अंदर आते देख झटके से उठकर सीधी हुई थी। रवाहा, जो कि अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी, अर्शन को दिया को घूरते देख एक सर्द सी सांस खींची। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ, मुझे दिया से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे इजाज़त दे सकती हैं? अर्शन का लहजा कुछ ऐसा था कि दिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। अम्मी जान, हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते, दिया ने जल्दी से रवाहा की जानिब देखकर कहा। रवाहा ने अर्शन की जानिब देखा, मगर वो हुनूज़ ही जमा खड़ा रहा। तो रवाहा दिया की जानिब मुतवज्जा हुई। दिया बेटा, ऐसा नहीं बोलते, शौहर है वो तुम्हारा, बस 2 मिनट बात सुन लो, मुझे मनी दादू से कुछ काम है। रवाहा कहती कमरे से बाहर निकल गई। दिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। अपने कमरे में आओ दिया, मैं तुम्हें स्पेस दूंगा, वक्त दूंगा मुझे समझने का, मगर अभी सिर्फ तुम अपने कमरे में आ जाओ बस। अर्शन ने लगी लिपटी रखे बगैर डायरेक्ट बेतासुर लहजे में मतलब की बात की तो दिया के चेहरे के रंग उड़ गए। हाँ हाँ, हम कोशिश करेंगे, मगर अभी कहीं नहीं जाना चाहते, उसने डरकर मगर ज़रा बेहसी से कहा। अर्शन ने ज़ख्मी सुर्ख निगाहों से उसे देखा। दिया, तुम चाहती हो मैं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करूं? अब की बार उसके लहजे में अजीब सी तपिश और गुर्राहट थी। वो सच में डर गई थी। हम नहीं आएंगे, उसने हिम्मत करके जवाब दे ही दिया। अर्शन आगे बढ़ा था। वो सहम कर पीछे हटी, मगर बेसुध। अर्शन ने उसकी कलाई दबोची और उसे बेड से नीचे उतारा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े हमें, कहीं नहीं जाना हमें। वो अब रोने लगी थी। वो उसे कमरे से बाहर लाया। रवाहा ने हैरत से उसे देखा। अम्मी जान, रोके इन्हें। दिया उनकी जानिब देखकर मछली। उसकी गरियाजारी पर फजर, आरुष्य और मफरा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। पिंकी ने भी निकलकर उस सरफिरे को घूरा था। अर्शन, रवाहा ने कुछ कहना चाहा। खुदा के लिए बड़ी माँ, मैं कुछ कर बैठूंगा, हट जाए आप सब लोग मेरे रास्ते से, उसने निगाहें झुकाकर मगर इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि फिर कोई कुछ बोल नहीं पाया था। उसे ज़बरदस्ती तकरीबन घसीटता अपने कमरे में ले आया था। लाकर दरवाज़ा लॉक किया और नरमी से उसकी कलाई छोड़ दी। दिया को अपनी कलाई पर जलन महसूस हुई थी। वो सिसक पड़ी। अर्शन ने अपनी कनपट्टियाँ सहलाई। दिया, रोना बंद करो, सरसराते लहजे में कहते उसने उसे वॉर्न किया था, मगर उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आती देख उसने फिर उसका बाजू पकड़ा था। बेवजह ही अपने कीमती आंसू वेस्ट कर रही हो मेरी जान, फिर ऐसा करता हूँ करीब आता हूँ तुम्हारे तो रोने की और ये आंसू बहाने की एक सॉलिड रीज़न तो मिल जाएगा तुम्हें। अर्शन का गुस्सा सवाने से पर था। दिया ने उसकी धमकी पर अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोटा था। तब अर्शन ने उसका बाजू छोड़ दिया। जाओ लेट जाओ दिया, सुबह तुम्हें फजर के लिए जागना है, उसने सादा से लहजे में कहा, मगर वो टस से मस नहीं हो रही थी। अर्शन ड्रेसिंग रूम में गया। वापस आया तो उसने सादा सा ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी। वो आकर सोफ़े पर नीम दराज हुआ, अपना बाजू अपनी आंखों पर टिका लिया। दिया ने एक नज़र उस बेहिस जालिम जिन पर डाली। काफ़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर अपनी टांगें भी जैसे शल होने लगी थी। काफ़ी देर बाद जब उसे लगा कि शायद वो सो गया है तो उसने धीमे से कदम उठाया, चुपके से बाहर जाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक बगैर आवाज़ किए वो उस दरवाजे से अपनी छोटी सी जान पटकती रही, मगर वो दरवाज़ा भी अपने मालिक की तरह बेहिस और ढीठ था, जो खुल कर ना दिया। वो जो बंद आंखों से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, यूं ही सुकून से लेटा रहा।
आखिर दिया को ही हार माननी पड़ी। उन्हें दबे कदमों से वो बेड तक आई थी। तज़ब्ज़ब का शिकार वो बेड पर बैठी, मगर वहाँ दराज होने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी कि उसका इस बेड पर लेटे हुए ही उस जुनूनी इंसान के लम्स की खुशबू महसूस होते हो वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यकीनन यहाँ वो लेटा है, उसे सोच कर ही झरझरी सी महसूस हो रही थी। क्या करूं? अब तो काफ़ी नींद भी आने लगी थी। वो बार बार नींद से जमाई ले रही थी। तब हिम्मत करके तकिया पायती वाली साइड पर बेड की चौड़ाई के रुख रखा। पूरा बेड छोड़कर सर तक पैर कम्फर्टर ओढ़कर सिमट कर लेट गई। कुछ ही देर में बेचैनी से करवट बदलने के बाद आखिर नींद की देवी मेहरबान हो ही गई थी। अर्शन ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। उसकी एहतियाती तदाबीर पर खुलकर मुस्कुराया। सोफे से उठा और जैसे वो सो रही थी उससे कुछ फासला रखकर बिल्कुल वैसे ही लेटकर सुकून से आंखें मूंद ली थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और स्टोरी पसंद आ रही है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।